नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के ईडीएम एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज उसका हम 5th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ईडीएम की डेफिनेशन में पहली 3 वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं। दोस्तों, पहले वह 4 वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि मैं जो ईडीएम एंड फ्रेजेस करवा रहा हूँ विद ट्रिक के साथ करवा रहा हूँ, ताकि आप एक बार देखने में दूसरी बार उसे भूल नहीं पाएंगे। आई एम श्योर मैंने ट्रिक ऐसी लगाई है जिससे आपको आसानी से वर्ड याद होने लग जाएंगे, इडियम्स याद होने लग जाएंगे। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में हमेशा एक आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट रखता हूं जिसमें मैं 3 क्वेश्चन डालता हूं जो पहले वीडियो के आधार पर होती है। इससे अपने आपको ये महसूस हो जाएगा भी आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी तैयारी है। दोस्तों, सेल्फ टेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे हमको पता लग जाता है भी हमें और कितनी तैयारी की जरूरत है, क्योंकि हर पर्सन को पता होता है भी मैं कितने पानी में हूं, मुझे कितनी तैयारी की जरूरत है। दोस्तों, ये लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सके, और जब आपका फाइनल एग्जाम हो इन नोट्स की सिर्फ एक बार रिवीजन करके जाए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि जो ईडियम एंड वन वर्ड ऐसी चीज है, ये दोस्तों बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। इनको छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। सिर्फ हमें ऑप्शनों से या ईडियम के एक बार अर्थ से जजमेंट हो जाती है भी इसका आंसर क्या आएगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। या आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे मास्टर कैडर, पीपीएससी, पटवारी, इस टाइप के कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्स हैं। आप सेम यही नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9646810103। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी, और इस वीडियो का मैं पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए, बालाजी एजुकेशन पॉइंट। तो बढ़ते हैं ईडियम की तरफ। फर्स्ट ईडियम है अ साइट फॉर सोर आइज। अ साइट फॉर सोर आइज, इसका मतलब होता है आंख की ठंडक। पहले आप समझिए, उसके बाद मैं आपको पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, और जिसमें ट्रिक लगेगी मैं उसमें ट्रिक लगाता जाऊंगा। इंग्लिश में क्या मतलब होगा? अ पर्सन और थिंग दैट वन विच एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी। मतलब काफी दिनों से कुछ आंखें देखने को तरस रही थी, अचानक से वह चीज सामने आ जाए तो मतलब आंखों में ठंडक का पड़ना, मतलब आंख में ठंडक का पड़ना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर बीइंग अवे फ्रॉम होम फॉर सो लॉन्ग माई फ्रेंड एंड फैमिली वर अ साइट फॉर माई सोर आइज। फिर से देखिए, आफ्टर बीइंग अवे फ्रॉम होम सो फॉर लॉन्ग माई फ्रेंड एंड फैमिली वर अ साइट फॉर माई सोर आइज। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब एक मदर है बच्चे की, मतलब बच्चे को देखकर उसकी आंखों में अपने आप ठंडक पड़ गई, वह खुश हो गई। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगी ट्रिक? मतलब अ साइट फॉर सोर आइज। सोर का मतलब होता है पीड़ादायक, पीड़ादायक। जहां हम कष्टदायक भी लिख सकते हैं, कष्टदायक। अगर कष्टदायक आंखों को एक अच्छा व्यू मिल जाए, साइट मतलब व्यू, हम यहाँ पे व्यू मान लेते हैं। अगर कष्टदायक आंखों को मतलब जो आंखें काफी टाइम से कुछ नहीं देखा, घर पर है, मतलब उसने कुछ देखा ही नहीं है, एकदम से हम उसे अच्छा व्यू दिखाएंगे तो क्या होगा? उसके आंखों में ठंडक पड़ेगी और मन खुश होगा। अ साइट फॉर सोर आइज मतलब आंखों में ठंडक पड़ना। नेक्स्ट है कैन नॉट स्टमक समवन और समथिंग। कैन नॉट स्टमक समवन और समथिंग, इसका मतलब होता है सहन करने में सक्षम ना होना, मतलब दर्द इतना होना या पेन इतना होना जिससे आप सहन ना कर सको। मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा, पहले आप मतलब समझिए। इंग्लिश में मतलब क्या होगा? नॉट टू बी एबल टू टॉलरेट और एंड्योर। टॉलरेट मतलब सहना, एंड्योर समवन और समथिंग। नॉट टू बी एबल टू टॉलरेट और एंड्योर समवन और समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर कैन नॉट स्टमक वायलेंट मूवीज। माई सिस्टर कैन नॉट स्टमक वायलेंट मूवी। मेरी जो सिस्टर है वह जो हिंसक मूवीज है वह उनको सह नहीं पाती, देख नहीं पाती। ठीक है दोस्तों, इमेज में देखिए, जैसे मैंने किडनी स्टोन कुछ लिखा हुआ है, किडनी स्टोन,
दोस्तों किडनी स्टोन, किडनी का दर्द, जो किडनी में पथरी होती है उसका दर्द इतना बुरा होता है कि आदमी एकदम से सहन नहीं कर पाता। मतलब क्या होगा, स्टमक समवन और समथिंग। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, कैन नॉट स्टमक, मतलब पेट में कुछ नहीं है, मतलब दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है सहा नहीं जा रहा। नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब चाय में तूफान आना। इसका मतलब होता है बात का पतंगड़ बनाना। किसी बात का पतंगड़ बनाना मतलब राई का पहाड़ बनाना। हमने लास्ट टाइम वीडियो में भी किया था, बात का पतंगड़ बनाना। इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, डिसप्लेजर ओवर सम और माइनर ट्राइवल मैटर। डिसप्लेजर ओवर सम माइनर एंड ट्रिवल मैटर। ट्रिवल का मतलब होता है तुच्छ, मामूली, तुच्छ मामूली। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू आस्क मी दीज प्रोटेस्ट आर नथिंग बट अ स्ट्रॉम इन अ टी कप दैट बीन स्ट्रोक बाय अ मीडिया कैंपेन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। इफ यू आस्क मी दिस प्रोटेस्ट आर नथिंग, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ये होगा प्रोटेस्ट ये कुछ नहीं है, बट अ स्ट्रॉम इन अ टी कप, बट इससे क्या होगा, जो बात का पतंगड़ बनाने वाले मीडिया है, मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं वह सुधर जाएंगे। बीन स्ट्रोक्ड बाय अ मीडिया कैंपेन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कपल है, उनके बीच क्या हुआ, मतलब कोई छोटी सी बात का पतंगड़ बन गया, मतलब कोई छोटी सी बात उन्होंने बढ़ा ली जिससे मैटर जो कुछ भी नहीं था वह बहुत बड़ा मैटर बन गया। ठीक है, अ स्टॉर्म इन ए टी कप मतलब बात का पतंगड़ बनाना। नेक्स्ट है कैरिड ऑफ हिज फीट। कैरिड ऑफ हिज फीट, इसका मतलब होता है उत्साह से भरना, मतलब पूरे जोश से भर जाना। अगर इंग्लिश में मीनिंग देखें तो क्या होगा, टू फिल विद एंथुसियाज्म। टू फिल विद एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, उत्साह, या हम इसे उमंग भी कह सकते हैं, उत्साह या उमंग भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फीट व्हेन ही वॉज डिक्लेयर टू हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। मतलब वह उत्साह से भर गया जब उसे पता चला, जब अनाउंसमेंट हुई कि उसका स्थान जीत गया, वह पहले स्थान पर है। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे पर्सन को देखकर ही पता लग रहा है वह पूरा उत्साहित है, मतलब पूरे उत्साह से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। दोस्तों कोई भी काम करने से पहले जोश से भरना बहुत जरूरी है, जिससे आप एनर्जेटिक तरीके से काम अच्छी तरह से कर पाते हो। अब देखिए, कैरिड ऑफ हिज फीट। कैरिड ऑफ हिज फीट मतलब दोस्तों अगर हम कहते हैं भी उसके पांव धरती पे नहीं लगते, मतलब वह इतना खुश था उसके पांव धरती पर नहीं लग रहे थे, मतलब कैरिड ऑफ हिज फीट मतलब उत्साह से भर जाना। नेक्स्ट है अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। हम बेसिकली हमें ये भी बोल देते हैं टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। अगर इंग्लिश में मतलब समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, द सेम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और ट्रीटमेंट दैट वन हैज गिवन टू अदर। द सेम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और ट्रीटमेंट दैट वन हैज गिवन टू अदर, मतलब जो जैसा किया है उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया है। एग्जाम्पल देखिए, डोंट बी रूड, रूड मत हुई, टू अदर, किसी और पर रूड मत हुई। यू वॉन्ट लाइक इट व्हेन यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। दोस्तों मैं एग्जाम्पल बहुत आसान लेने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर से देखिए, डोंट बी रूड टू अदर, यू वॉन्ट लाइक इट व्हेन यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब भी पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई की शुरुआत हुई थी, बाद में हमारे हमारे जवानों ने भी मतलब उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब में उनका एक एरोप्लेन गिरा दिया, मतलब जैसे को तैसा। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। नेक्स्ट है कैरी समवन अवे। कैरी समवन अवे, इसका मतलब होता है भावनाओं के साथ भरना। कैरी समवन अवे मतलब भावनाओं के साथ भर जाना। फिल विद इमोशंस। फिल विद इमोशंस, इमोशंस का मतलब कि भावनाएं होता है, भावनाएं। एग्जाम्पल देखिए, द फ्लेवर ऑफ स्पीच क्राउड कैरिड अवे द होल क्राउड। द फ्लेवर ऑफ द स्पीच कैरिड अवे द होल क्राउड। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब एक माता, एक मदर अपने बच्चे को देखते सार भावनाओं में भर जाती है।
वह किसी को बच्चों के प्रति कुछ भी दर्द नहीं सह पाती, मतलब भावनाओं के साथ भर जाती है। अ कैरी समवन अवे मतलब भावनाओं के साथ भर जाना। कैरी समवन अवे मतलब भावनाओं के साथ भर जाना। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ मीन्स। अ मैन ऑफ मीन्स इसका मतलब होता है अमीर आदमी। मैन ऑफ मीन्स मतलब अमीर आदमी। जैसे हम वेल्थी मैन भी कह सकते हैं, वेल्थी मैन। दोस्तों एक कई बार क्या होता है, मैं वैसे बेसिकली हेल्थ इज वेल्थ इसमें यकीन रखता हूं। जो आदमी हेल्थ के प्रति अमीर है तो वो वाकई ही अमीर है, वाकई ही अमीर है, रियलिटी में वह अमीर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अमीर आदमी मतलब जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, ए वेल्थी मैन। एग्जाम्पल देखिए, हिज एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, कुछ खर्चीला। His extravagant spending habit lead everyone to believe that he was a man of mean. उसकी एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं, क्या है, उसकी एक्स्ट्रा जो खर्चों की आदत है, इससे बिलीव होता है वह एक रिच आदमी था। ठीक है, His extravagant spending habit lead everyone to believe that he was a man of mean. जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, अनिल अंबानी एंड जेफ। ये तो पर्सन है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, इंडिया के, और ये है वर्ल्ड के, जिन्हें हम, इनकी कंपनी है अमेज़न, जो हम सामान वगैरह मंगाते हैं। मतलब जेफ ये वर्ल्ड के अमीर आदमी है। अब मैन ऑफ मीन मतलब अमीर आदमी। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं, मतलब हम कई बार बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब उसके पास कोई कमी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की मीन्स आ गया, मतलब मैन के पास कमी नहीं है, मतलब अमीर आदमी। नेक्स्ट, अ फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग। अ फूल्स पैराडाइज मतलब देखा जाए तो क्या होगा, मूर्ख स्वर्ग। मतलब इसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा। अगर ईडियम के भी यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होगा हवाई महल बनाना, मतलब हवाई किले बनाना, मतलब इमेजिनेशन ऐसी करना जो कभी पूरी ना हो सके। हवाई महल बनाना, इमेजिनेशन करना। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल ट्रबल। अ स्टेट ऑफ द हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट और डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल ट्रबल। एग्जाम्पल देखिए, रमन इज कॉन्फिडेंट दैट ही विल गेट अ बिग राइज दिस ईयर। रमन को कॉन्फिडेंस था इस बार वह बिग राइज होगा इस ईयर, बट आई थिंक ही इज लिविंग इन अ फूल पैराडाइज। मतलब वह, मुझे लग रहा है, एक हवाई किले देख रहा है, मतलब एक इमेजिनेशन ऐसी देख रहा है जो पूरी नहीं हो सकती दिस लॉकडाउन के तहत। एक इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे मतलब कोई पर्सन है, ऊपर की तरफ देखकर सोच रहा है, मतलब कुछ भी वह हवाई किले बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, फूल पैराडाइज मतलब स्वर्ग, मूर्ख स्वर्ग, मतलब मूर्ख स्वर्ग होता ही नहीं है, मतलब क्या है, एक फेक कल्पना हो रही है। नेक्स्ट, अ लीप इन द डार्क। अ लीप इन द डार्क इसका मतलब होता है साहसिक कार्य, कोई काम करना, मतलब बिना डरे कोई काम कर रहा, साहसिक कार्य। अ लीप इन द डार्क मतलब कोई साहसिक कार्य। इंग्लिश में मीनिंग देखिए, अ डेयरिंग स्टेप और एंटरप्राइज हुज कंक्योज आर अनप्रिडिक्टेबल। मतलब कोई साहसिक कार्य करना बिना किसी डर के। एग्जांपल देखिए, आई हैड वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी सो राइटिंग to them was a leap in dark. I had very little information about the company, so writing to them was a leap in the dark. इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे मतलब ये इस पर्वत से इस पर्वत तक जाना बिल्कुल छोटे रास्ते से, मतलब यह काम इस पर्सन के लिए एक साहसिक पूरे काम है, साहसिक पूर्ण काम है, मतलब साहसिक द्वारा किया जाएगा काम अगर वो इस पर्वत को पार करेगा। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा तो ट्रिक क्या होगी, अ लीप इन द डार्क मतलब यहाँ पे देखिए, आप लीप मतलब आप डार्क में हो, मतलब अंधेरे में हो, मतलब आप एक साहसिक। कई बंदे होते हैं दोस्तों जिनको अंधेरे में डर लगता है, उनके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं आप लीप इन द डार्क, मतलब आप डार्क में हो, मतलब आप अंधेरे में हो, फिर भी आप बैठे हो, मतलब आप एक अपनी तरफ से एक साहसिक कार्य कर रहे हो। नेक्स्ट है हेयर स्प्लिटिंग।
इसका मतलब होता है बाल की खाल खींचना, बाल की खाल उधेड़ना ये अलग होता है। बाल की खाल उसका मतलब होता है कोई जड़ तक जाना, इसका मतलब होता है बाल की खाल खींचना मतलब बात बात पे आर्ग्यूमेंट करना, तंग करना। हेयर स्प्लिटिंग मतलब बाल की खाल खींचना। इंग्लिश में मतलब देखिए अ आर्ग्यू यूजलेसली, अ आर्ग्यू यूजलेसली। आगे देखिए करेक्टराइज्ड बाय मिंट एंड इररेलेवेंट डिफरेंस और डिटेल इन एन आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल देखिए माई कलीग हैज अ वेरी बैड हैबिट ऑफ हेयर स्प्लिटिंग इवन वन ट्राइवल इशू, मतलब तुच्छ इशू, मतलब ऐसे वह मतलब छोटी छोटी बातों को बहस करने लग जाता है। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे इस पर्सन के बताने के बावजूद भी वह दूसरा पर्सन के साथ बहस करता गया। मतलब हेयर स्प्लिटिंग मतलब बाल की खाल खींचना। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो सिंपल सी ट्रिक लगेगी दोस्तों, भी बाल की खाल खींचना मतलब बाल को खींचना, किसी को तंग करना। अगर हम किसी के बाल खींचेंगे मतलब उसको दर्द होगा, इसका मतलब हम उसे तंग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हैंडल समवन विद किड ग्लव्स, हैंडल समवन विद किड ग्लव्स, इसका मतलब होता है कोमलता से व्यवहार करना, कोमलता से व्यवहार करना। इंग्लिश में मतलब देखिए टू बी वेरी केयरफुल एंड पोलाइट टू अ पर्सन बिकॉज यू डोंट वांट टू हर्ट हिम, to be very careful and polite to a person because you don't want to hurt him or her, or you don't want to make him or her angry or upset। भी आप उनके साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं भी आप नहीं चाहते कि वह एंग्री या अपसेट हो जाएं या उनको दर्द हो। एग्जाम्पल देखिए यू नीड टू हैंडल हर विद किड ग्लव्स एज शी इज वेरी अपसेट आफ्टर हिज ब्रदर डिमाइज, मतलब डिमाइज का मतलब होता है निधन हो जाना, डेथ, निधन हो जाना। मतलब यू नीड टू हैंडल हर विद किड ग्लव्स एज शी वर वेरी अपसेट, मतलब भी आप उनको कोमलता से व्यवहार कीजिए, वह अपसेट थी अपने ब्रदर के निधन के बाद। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे कोई फादर है अपने बेटे को कोमलता से व्यवहार कर रहा है, मतलब उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है, गुस्से में नहीं बोल रहा, ताकि उसे बुरा ना लगे, उसको रोना ना आए। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, हैंडल समवन विद किड ग्लव्स, मतलब सिंपल सी बात है, इनका मतलब समझने की, इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। हैंडल समवन विद किड ग्लव्स मतलब बच्चों के साथ, किड ग्लव्स मतलब कोई बच्चों के साथ व्यवहार करना। मोस्टली पर्सन बच्चों के साथ निम्रता से व्यवहार करते हैं, मतलब किसी के साथ व्यवहार करना बच्चों के ग्लव के साथ, मतलब बच्चों जैसा व्यवहार, कोमलता से व्यवहार करना। नेक्स्ट है हेल, हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी, इसका मतलब होता है चुस्त एंड तंदुरुस्त, चुस्त एंड तंदुरुस्त। मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, फिट एंड फाइन। एग्जांपल देखिए ऑल्दो ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड 2 वीक बैक ही इज हेल एंड हार्टी नाउ, मतलब वह 2 हफ्ते पहले मतलब हॉस्पिटल में एडमिट था, बट आप वह चुस्त एंड तंदुरुस्त हो चुका है। एग्जाम्पल देखिए मतलब एक कपल है, योग कर रहा है, मतलब अपने शरीर को चुस्त एंड तंदुरुस्त रखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों योग जो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, मतलब योग एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने बॉडी को फिट और फाइन रख सकते हैं। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, हेल एंड हार्टी, मतलब यहाँ पे मैं हेल का हल मतलब हल को ले लेता हूं, और यहाँ पे हार्ट मतलब दिल, मतलब हल चलाने के लिए अभी भी दिल है, मतलब आप फिट एंड फाइन है हल चलाने को लेकर। ठीक है। नेक्स्ट हैंग फायर, हैंग फायर का मतलब होता है विलंब होना, देरी हो जाना, टू डिले। हैंग फायर मतलब विलंब हो जाना। इंग्लिश मतलब देखिए टू डिले और वेट, टू बी डिलेड, टू वेट, टू टेक एक्शन, मतलब कोई एक्शन लेने में देरी हो जाना। सेंटेंस देखिए अवर फिल्म शूटिंग हैज टू हैंग फायर अंटिल वी गेट परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट अथॉरिटी, वही फिल्म शूटिंग हैज टू हैंग फायर अंटिल वी गेट परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट अथॉरिटी। इमेज में देख सकते हैं, जैसे आप एक तरफ फांसी का फंदा है और दूसरी तरफ मतलब जुडिशरी सिस्टम है। दोस्तों ये क्या दर्शाता है, मतलब जो पर्सन रेपिस्ट हैं, जो पर्सन लास्ट टाइम एक मनीषा लड़की का कोई रेप केस सामने आया है, मतलब जो उनके अपराधी हैं उनको फांसी देने में विलंब नहीं होना चाहिए।
नॉट हैंग फायर मतलब उनको फांसी देने में विलंब नहीं होना चाहिए। हैंग फायर का मतलब विलंब होना। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, कोई पर्सन है, आग की तीव्रता से नीचे आ रहा था, बट कुछ कारण वह हैंग हो गया, वहां पे रुक गया, मतलब उसको देरी हो गई, तो क्या होगा, वह विलंब, उसको देरी होगी, वह विलंब हो गया, मतलब उसको विलंब हो गया। हैंग फायर मतलब विलंब होना। नेक्स्ट है हार्प ऑन द सेम ट्यून। हार्प ऑन द सेम ट्यून, इसका मतलब होता है कोई पर्सन एक ही बात को बार बार दोहराए जाना, मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना। मतलब कई पर्सन होते हैं वह एक ही बात को बार बार दोहराते हैं और दूसरे को तंग करते रहते हैं। हार्प ऑन द सेम ट्यून मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना। इंग्लिश मीनिंग देखिए, कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट वांट टू सिट, आई डू नॉट वांट टू सिट बिसाइड हिम as he always harp on the same tune that his father won the election last year. I do not want to sit beside मतलब मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता। As he always harp on the same tune, वह हमेशा बात को दोहराता रहता है जब से उसके फादर, उसके पापा लास्ट टाइम इलेक्शन जीते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, बार बार दोहराने वाले को देखकर कंफ्यूजन पैदा होती है, मतलब यह पर्सन कंफ्यूजन में है, मतलब बार बार वह बात को दोहराता है और वह कंफ्यूजन में है। हार्प ऑन द सेम ट्यून का मतलब क्या होगा, एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। नेक्स्ट है हैव हैड वंस चिप्स। हैव हैड वंस चिप्स, इसका मतलब होता है पराजित होना, पूरी तरह फेल हो जाना, बुरी तरह से फेल हो जाना। इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, टू बी डिफीटेड, टू बी फेल कंप्लीटली, टू बी डिफीटेड, टू फेल कंप्लीटली। एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ द बिजनेस हैव हैड देयर चिप्स ड्यू टू द रिसेशन इन द कंट्री। फिर से देखिए, मोस्ट ऑफ द बिजनेस हैव हैड देयर चिप्स ड्यू टू द रीजन इन द कंट्री, मतलब बुरी तरह से फेल हो जाना। हैव हैड वंस चिप्स मतलब बुरी तरह फेल हो जाना। मतलब इमेज में देख सकते हैं, जैसे आप कोई पर्सन है बुरी तरह से फेल हो गया और दूसरी तरफ पर्सन जो है वह हा हा मतलब उस पे हंस रहे हैं। दोस्तों अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है, उस पे हंसने की बजाय उसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि वह नेक्स्ट टाइम कुछ बेटर, कुछ अच्छा कर सके। कई बार क्या होता है दोस्तों, बात कई बार दिल पे इतनी लग जाती है, आदमी सुसाइड की तरफ भागता है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगा, हैव हैड वंस चिप्स मतलब उसके पास एक चिप्स रह गया, मतलब उसके पास एक चिप्स रह गया, मतलब एक पैकेट की बजाय उसके पास सिर्फ एक चिप्स रह गया, मतलब वह पूरी तरह से विफल या कमजोर मतलब पराजित हो गया। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बहुत सटीकता से, बहुत सटीकता से। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, said or done exactly the right thing, said or done exactly the right thing, to do something in the most effective and efficient way। मतलब क्या होता है भी, मतलब मौके की भाल में रहना भी, जब मौका आएगा तो मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा और उसे समझ आ जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट कंडीशनें ऐसी बन जाएंगी वह समझने पर मजबूर हो जाएगा। मतलब बहुत सटीकता से समझाना, मतलब सटीकता से जब वेट करना, जब भी कब अच्छा अवसर आएगा। हिट द नेल ऑन द हेड। एग्जाम्पल देखिए, बाय एनालाइजिंग द मेन रीजन बिहाइंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज रमन द फादर हिट द नेल ऑन द हेड। बाय एनालाइजिंग द मेन रीजन बिहाइंड द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी के कारण रमन में जो कॉन्फिडेंस की कमी थी उसको समझ पाने के बाद हिज फादर हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब उसके फादर ने एक ऐसे मौके पर उसे समझाया जिससे बातें उसको झटपट समझ आ गई। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे कोई फादर है बच्चे के सिर पर मतलब मेख मार रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वह मेख मार रहा है, यह दर्शा रहा है कि मतलब उसे बात समझाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई कुछ पर्सन ऐसे होते हैं पहले तो कुछ नहीं बोलते, जब माहौल, जब इन्वायरमेंट बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, मतलब उसके पापा उसे उस टाइम पे समझाते थे जब वह अपने दोस्तों के साथ होता था, जब उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, मतलब उसे कोई बोलता था तो दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, और इस तरह से शर्मिंदगी महसूस होती थी वह नेक्स्ट टाइम से काम अच्छा करता था। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बहुत सटीकता से। नेक्स्ट है हिट द सैक
हिट द हे, या हिट द सैक या हिट द हे। सैक का मतलब होता है थैला, थैला मतलब थैले को मारना। हिट द सैक थैले को मारना नहीं दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हिट द सैक मतलब होता है बिस्तर में जाना, मतलब सोने के लिए तैयार हो जाना। बिस्तर में जाना मतलब सोने की तैयारी करना। इंग्लिश मीनिंग देखिए, टू गेट इन टू बेड, इन टू गो टू स्लीप, टू गेट इन टू बेड एंड गो टू स्लीप। एग्जाम्पल देखिए, वेन वी कम बैक होम आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, tiring trip, when we come back home after the long tiring trip we directly hit the sack। मतलब जब वह ट्रिप से थक कर आ गए, थके और ट्रिप से आ गए, मतलब उन्होंने ज्यादा जल्दी से जाकर वह सो गए। एग्जाम्पल देखिए, मतलब कोई ये इमेज पहले आप देखिए, मतलब कोई पर्सन है, मतलब इतना थका हुआ है वह 6 बजे ही सोने की कोशिश कर रहा है। मतलब हिट द सैक मतलब बिस्तर में जा रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी? हिट द सैक मतलब वह काम से आया और थैले को फेंक दिया, वह काम से आया थैले को फेंक दिया और सोने की तैयारी में लग गया। नेक्स्ट देखिए, हैज टू मैनी आयरन इन द फायर, हैज टू मैनी आयरन इन द फायर मतलब अनेक कार्य को करने में संगलित होना। मतलब एक कोई पर्सन है, एक बार में बहुत से कार्य करना। इंग्लिश में मतलब देखिए, टू बी डूइंग टू मैनी थिंग्स एट वंस, टू बी डूइंग टू मैनी थिंग्स एट वंस। एग्जाम्पल देखिए, माई फादर हैड टू मैनी आयरन इन द फायर बट ही मैनेज्ड एवरीथिंग वेरी वेल। मतलब मेरे पापा हैं, एक टाइम में बहुत से काम करते हैं, अनेक काम कर लेते हैं, बट वह सभी कामों को अच्छी तरह से कर लेते हैं, वेरी वेल कर लेते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, मतलब एक तौर पे दिखाया गया है, उसके 6 हाथ हैं, मतलब एक बार में वह 3 काम कर पा रहा है। एक बार में मल्टी टैलेंटेड पर्सन, मतलब एक बार में बहुत से काम कर पा रहा है। हैज टू मैनी आयरन इन द फायर मतलब मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में कराया था, 1 स्टोन वाला, ध्यान से देखना। मतलब एक तीर से 2 निशाने करना, मतलब एक ही बार में 2 काम करना। यहाँ पे बहुत से काम की बात हो रही है, तो क्या होगा? हैज टू मैनी आयरन इन द फायर भी मतलब अनेक कार्य करने में सक्षम होना। नेक्स्ट है होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप इसका मतलब होता है, मतलब व्यर्थ की आशा, व्यर्थ की आशा मतलब कोई व्यर्थ में हम होप रखना। इंग्लिश में मीनिंग देखिए, टू कंटिन्यू टू होप फॉर सो मैथिंग इवन दो इट सीम्स अनलाइक टू हैपन मतलब व्यर्थ की आशा रखना। एग्जाम्पल देखिए, he has not studied for the exam and he is hoping against hope that he might pass when the result is about come मतलब उसे आशा है, वह व्यर्थ की आशा लगाए बैठा है और पढ़ नहीं पा रहा। उसे आशा जब रिजल्ट आएगा वह पास हो जाएगा, इसी आशा के तौर पे वह पढ़ नहीं पा रहा। मतलब क्या है? व्यर्थ की आशा लगा रहा है। दोस्तों ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, बिना पढ़े आप एग्जाम में क्लियर हो जाएं। या ये गवर्नमेंट सेक्टर की आप जो बात करते हैं, जो हम बात करते हैं, बिना तैयारी के आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मतलब आप हवा में कीले मत बनाइए, व्यर्थ की आशा मत रखिए। होप मतलब व्यर्थ की आशा। जैसे इमेज में देख रहे हैं, मतलब कोई बच्चा है दिखाई दे रहा है, कोई गरीब है, मतलब इस टाइम में गरीबी का दूर होना, हम व्यर्थ की आशा रख रहे हैं सरकार से, मतलब व्यर्थ की आशा रखना। होप अगेंस्ट होप मतलब व्यर्थ की आशा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, होप अगेंस्ट होप मतलब उम्मीद के खिलाफ उम्मीद, उम्मीद के खिलाफ उम्मीद रखना, मतलब व्यर्थ की आशा रखना। नेक्स्ट है दोस्तों चॉप एंड चेंज। चॉप एंड चेंज का मतलब होता है लगातार अपनी राय बदलने वाला, लगातार अपनी राय बदलने वाला। इंग्लिश में मतलब देखिए, यू कॉन्स्टेंटली चेंज योर ओपिनियन। दूसरी बार मतलब देखिए, प्लान और मेथड एंड ऑफन कॉज कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन में आप प्लान को हमेशा चेंज करते रहना या अपने ओपिनियन को हमेशा चेंज करते रहना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट चॉप एंड चेंज ऑल द टाइम, जस्ट मेक अप योर माइंड मतलब अपने दिमाग को बना के रखिए, अपने सलाहें अपने आप को बदलिए, मतलब दिमाग को एक स्थिर बना के रखिए। चॉप एंड चेंज का मतलब लगातार अपनी राय बदलना। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई एक लड़की है,
उसके ही पिक अलग अलग फेस को दर्शा रहे हैं, मतलब वह पल पल बदल रही है, मतलब पल पल अपना ओपिनियन चेंज कर रही है। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, चॉप एंड चेंज, मतलब यहाँ पे मैं चॉप का मतलब सी निकाल कर यहाँ पे होप ले लेता हूँ, होप एंड चेंज मतलब उम्मीदों को बार बार पल पल बदलना। होप चॉप एंड चेंज मतलब लगातार। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए सेल्फ टेस्ट। मैंने कहा था हर वीडियो के लास्ट में आपके लिए सेल्फ टेस्ट लेके आऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा आपको तैयारी की कितनी आवश्यकता है और आपको कितना आता है। दोस्तों सेल्फ टेस्ट देने का सिर्फ एक ही पर्पज है, अगर आपको ऑप्शनें पता आ जाती है, अपने आप पता लग जाती है भी इसका ऑप्शन में आंसर ये होगा, तो आप में एकदम से पॉजिटिविटी आ जाएगी, जिससे आप आगे बढ़ पाओगे अच्छे से। जैसे कि ये देखिए, अ बैड एग, इसका मतलब मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था। आपके पास 10 सेकंड है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, इतने में आपको मतलब समझाता हूं चारों ऑप्शनों के। अ डिसऑनेस्ट पर्सन मतलब बेईमान पर्सन, बेईमान। टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट मतलब अपना इंटरेस्ट जगाने में फेल हो जाना, अपनी रुचि जगाने में फेल हो जाना। टू हैव नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट ना मिलना। टू वर्क फॉर बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों में काम करना, दोनों पक्षों में काम करना, काम करना। अगर आपने दोस्तों मन में सोच लिया इसका आंसर क्या होगा, तो आप कमेंट करके जल्दी बोल दीजिए। अब बैड एग मतलब एक गंदा अंडा, मैंने ट्रिक के साथ बताया था। अगर आपने आंसर ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ट्रिक के साथ बताया था बैड एग में कोई गंदा अंडा हमें दे रहा है, इसका मतलब है आदमी डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान है। नेक्स्ट है अ क्यूर फिश। आपके पास 10 सेकंड है दोस्तों, क्यूर फिश का मतलब बताइए और ऑप्शन टिक करिए। मैं आपको मतलब समझाता हूँ। एट ए रीजनेबल प्राइस मतलब कोई जायज जायज प्राइस, हम कई बार बोलते हैं दुकानदार को इसका रीजनेबल प्राइस बताइए, मतलब इसका ठीक ठीक प्राइस बताइए। स्ट्रेंज बिहेवियर, अजीब बिहेव। एट ए डिस्काउंट मतलब किसी को डिस्काउंट देना। सीक्रेट एनिमी मतलब हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। अब ए प्योर फिश का मतलब क्या होगा, अगर आपने आंसर में बी ऑप्शन दी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वीर फिश का मतलब वह होता है, मैंने एग्जांपल और ट्रिक के साथ भी बताया था। क्वीर फिश मतलब इसमें क्यों आगे, मतलब जो बंदा क्यों किंतु परंतु करता है, मतलब उसका बिहेव हमेशा स्ट्रेंज या अजीब व्यवहार का ही बंदा क्यों या किंतु परंतु करता है। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन स्ट्रेंज बिहेवियर। दोस्तों इसका आंसर है स्ट्रेंज बिहेवियर, मतलब आपका आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इंगेजिंग मैनर्स। इंगेजिंग मैनर का मतलब होता है मतलब कुछ अच्छे मैनर्स। अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या होगा। मैं आपको इतने ऑप्शन समझाता हूं। टू बी कॉशियस मतलब चौकन्ना रहना। टू बी एंड डिफेंसिव मतलब रक्षा के प्रति। गुड बिहेवियर एंड टू टेक रेस्ट मतलब कुछ रेस्ट लेना, आराम करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। मैंने ट्रिक के साथ बताया था इनगेजिंग मैनर मतलब कोई पर्सन है, इनगेज मतलब उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, इंगेजमेंट के बाद उसके मैनर अच्छे हो गए, मतलब वह अपने पार्टनर के साथ अच्छी बातें करने लगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका बिहेव अच्छा हो गया। अगर आपने ऑप्शन में सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इंगेजिंग मैनर का मतलब गुड बिहेवियर होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।